महोत्सव जो कि दिनांक 1 फरवरी से प्रारंभ हुआ है और 28 फरवरी जो कि एक नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर सीवी रमन जी के यादों को ताज़ा रखने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जीवित रखने के लिए मनाया जाता है। तो मेरा जब डीन साइंस और साइंस की फैकल्टी से विचार विमर्श हो रहा था, उसमें ये था कि हम लोग प्लान कर रहे थे कि 28 फरवरी को हम प्रोफेसर वर्मा साहब को आमंत्रित करेंगे और उनका स्वागत इस विश्वविद्यालय में करेंगे। उसी में फिर हम सभी लोगों ने विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि क्यों ना इस साइंस डे को हम पूरे माह ही आयोजित करें। वैसे भी कुछ पार्शियली लॉकडाउन चल रहा है, ओमिक्रॉन चल रहा है, तो कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी हालात रहेंगे। तो जैसे तैसे करके 9 दिन निकल गए। आप सभी लोगों की मेहनत से आने वाला समय भी निकल ही जाएगा। आज इस अवसर पर उपस्थित इस गांधी सभागार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मंच पर उपस्थित हम सभी लोगों के परम आदरणीय, जिन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम यदि भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, एक नई दिशा दी, एक नई सोच दी, एक नया विचार दिया। ऐसे मुख्य अतिथि जो कि आज मंच पर उपस्थित हैं, सादगी और सामान्य जीवन जीने वाले सोपान आश्रम के संरक्षक एवं प्रणेता, हम सभी के परम आदरणीय पूजनीय प्रोफेसर एस सी वर्मा साहब का मैं इस विश्वविद्यालय परिसर में हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। आपने हम लोगों का निवेदन स्वीकार किया और आज अपना समय निकाला और रात्रि विश्राम की भी सहमति दी, इसलिए हम सभी लोग बहुत आनंदित हैं आपकी उपस्थिति से। इस अवसर पर उपस्थित आयोजन समिति के सदस्यगण, डीन डॉक्टर आर के सैनी जी, जिनका की डेडिकेशन ये देखिए कि आपका 3-4 दिन पहले ही कोई पारिवारिक दुखद किसी का निधन हो गया था, रुड़की गए थे। उसके बाद में जब साहब का नाम सुना तो एक दिन के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आई, ये उनका डेडिकेशन है। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव जी एवं साथ ही उनकी टीम में जुड़े हुए सह संयोजक ब्रजेश दीक्षित जी, विज्ञान भारती झांसी के अध्यक्ष नवीन दुबे जी, इस कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर अनुपम व्यास, उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे डॉक्टर बिलगैया जी, इस सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के समस्त डीन, सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर एस के सिंह, डॉक्टर सी बी सिंह, डॉक्टर एम एम सिंह, डॉक्टर डी के भट्ट एवं अन्य फैकल्टीज एंड यूजी एंड पीजी एवं पीएचडी के छात्र, हमारे प्रोफेसर एस पी सिंह डीन आर&डी हैं और आपके द्वारा ही पिछले 15-20 दिन से पीएचडी के काउंसलिंग की जा रही है और रिटन टेस्ट भी सफलतापूर्वक संचालित किया। तो आज मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि आज का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम पीएचडी स्कॉलर्स के लिए भी है कि हमको, क्योंकि जब कोई शोधार्थी अपना रिसर्च जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो वो यदि ग्रीन सिग्नल आपके द्वारा दिया जाए, इससे अच्छा उसका लाइफ नहीं हो सकती। आज यदि हम देखें जितने छात्र छात्राएं, मुझे भी आप शामिल कर लीजिए, और जितने शिक्षक हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, और चाहे उनके बच्चे हों या उनके रिलेटिव्स में, ऐसा मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनसंख्या में जो युवा आबादी है, जो आईआईटी और एनआईटीज या क्लैट और कैट के लिए जो एग्जाम प्रिपेयर कर रही है, यदि यूपीएससी की बात करें या अदर सिविल सर्विसेज की बात करें, उसमें यदि हम फिजिक्स का नाम लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट फिजिक्स के साथ प्रोफेसर, बहुत सारे जो हमारे विश्वविद्यालय के स्तंभ हैं, कर्ता धर्ता हैं, संकाय अध्यक्ष हैं, अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष हैं, विज्ञान भारती के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर अधिकारी हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार कि मुझे आपने अवसर दिया यहाँ पर आने के लिए। और जब से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, झांसी की
धरती पर जैसे ही कदम रखा है, उसके बाद से लेकर के अभी तक आपने जितना मुझे मान सम्मान दिया, मैं बहुत ही आभारी हूँ, बहुत अभिभूत हूँ। और कहते हैं कि उम्मीद से ज़्यादा मिल जाए तो खुशी होती है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने तो कुछ विशेष किया नहीं। मैं तो अपना पढ़ने में अच्छा लगा तो पढ़ लिया, पढ़ाने में अच्छा लगा तो पढ़ा लिया, नई चीज़ें नई विधाएं विकसित करने में अच्छा लगा तो कर ली। तो मैंने तो कुछ किया नहीं, जो कुछ किया अपनी खुशी के लिए किया। लेकिन उसके बाद भी इस देश ने मुझको इतना प्यार दिया, विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने। और मजे की बात यह है कि भौतिक विज्ञान मेरा अपना विषय है, मैं उसी का व्याख्याता रहा हूँ, उसी को पढ़ाता रहा हूँ। लेकिन अगर हिंदी विभाग के लोग, अर्थशास्त्र विभाग के लोग, होटल मैनेजमेंट के विभाग के लोग भी मेरा उसी आत्मानुभूति के साथ स्वागत करते हैं जैसा फिजिक्स डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, तो ये सचमुच उम्मीद से बहुत ज्यादा है। ये नेशनल साइंस डे का सेलिब्रेशन है। मैं अपने पास में नहीं है तो मैं सीधा नेशनल साइंस डे की बातचीत करूंगा। लेकिन ये है कि परिवार है वो मेरा परिवार बन गया है। और जिस भी प्रकार से हम इस भारत के विज्ञान की उन्नति के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की जो इतनी भव्य यहाँ की संरचना है, प्राकृतिक अद्भुत प्राकृतिक छटाओं के अंदर में बसा हुआ ये विश्वविद्यालय का परिसर है। और आप जैसे बहुत ही तेजस्वी उसके नियंता हैं, लीडर्स हैं, एकेडमिक लीडर्स हैं, तो ये सब मिलकर के हम भारत की वैज्ञानिक प्रगति के अंदर में एक मजबूत योगदान यहाँ से करेंगे और उसका मैं भी सहभागी बन रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की, आनंद की बात है। हाँ, आप बढ़ाएं, वैज्ञानिक परंपरा को आगे बढ़ाएं। ये जो अपनी धरती है बुंदेलखंड की, वो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पवित्र है। चित्रकूट के स्वामी तुलसीदास जिनकी रामचरितमानस जन जन के मानस के अंदर में रची हुई है। कहते हैं कि भारतवर्ष में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब है जिसके कोई बीट नहीं कर सकता कभी भी, वो है स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जो इसी बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंदर में। और इससे भी और आगे बढ़िए सर। तो जो कहते हैं कि वनवास के समय में 14 वर्ष का वनवास मिला था रामचंद्र जी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को, उन्होंने साथ दिया था रामचंद्र जी का। तो उस 14 वर्षों में से 12 वर्ष उन्होंने बुंदेलखंड के अंदर ही बिताए थे। और सारी जो योजना बनी थी उस समय असुरों के संहार की और संस्कृति की रक्षा की, और ये तो शायद 12 वर्ष उन्होंने लगाए होंगे उस पूरी योजना को करने के अंदर में। और उसके बाद अगले वर्षों के अंदर में पूरे भारत का भ्रमण करके और उस योजना को उन्होंने कार्यक्रम किया। तो ऐसी यहाँ की बहुत पवित्र धरती। और आगे बढ़े, जो शौर्य वीरता उसकी भी धरती है। महाराजा छत्रसाल जो है, जिन्होंने कि औरंगजेब के चक्कर चुरा दिए, उनकी सेनाओं को कई बार पराजित किया और मुगलों ने चाहे कहीं पर भी आक्रमण किया हो, कहीं पर भी उसको अपने साम्राज्य में मिलाया हो, लेकिन बुंदेलखंड के जो शौर्य, उन्होंने कभी भी अपने बुंदेलखंड की मर्यादा को झुकने नहीं दिया। और वो शक्ति का एहसास वो यहीं से मिलता है। आगे बढ़े, झांसी की रानी को तो विश्व के अंदर में, मैं मणिकर्णिका के प्रदेश से आया हूँ,
और यहाँ झांसी में यानी जहाँ उनका बचपन बीता वहां से मैं आया हूँ, और जहाँ उनकी कर्मभूमि रही है वहां पर मैं आज खड़ा हूँ। तो ये दोनों के बीच में साथ में रहने का मेरा सौभाग्य है। और इन्हीं की मूर्ति, क्लोन जिसको कहते हैं हम लोग आज की भाषा में, आगे बढ़िए झलकारी बाई को भी दिखा दीजिए। ये तो अपने राष्ट्र कवि जी ने लिखा, जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी। उस धरती के ऊपर मैं हूं, आध्यात्म से लेकर के, शूरवीरता से लेकर के, और अंत में जो भौतिक जगत की समृद्धि जिसको कहते हैं, उसका भी थोड़ा सा एक स्लाइड, उसका भी के जो हीरे हैं वो भी अपने बुंदेलखंड की धरती के अंदर में चाहिए आते हैं। तो ऐसे स्थान पर आपने मुझे बुलाया है और मुझे ये अवसर दिया है नेशनल साइंस डे के बारे में बात करने का। तो थोड़ा नेशनल साइंस डे की चर्चा करें। ये 28 फरवरी को हम लोग अपने चंद्रशेखर वेंकट रामन जी को बहुत गर्व के साथ याद करते हैं, बहुत गर्व के साथ याद करते हैं। तो थोड़ी उनकी जो समय की जो कथाएं हैं कि थोड़े अंश हम लेकर के अभी आपके सामने रखेंगे, और आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। आप प्रश्न भी देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कितना प्यार करते हैं रामन साहब से, नहीं? तो 28 स्लाइड आगे मत बढ़ाइएगा। 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को क्या हुआ था इसका जवाब बताना है। 28 फरवरी को क्या हुआ था? 28 फरवरी को क्या हुआ था कि हम लोगों ने 28 फरवरी को ही विज्ञान बनाया है, साइंस डे बनाया है। हेलो, मैं कह रही गलत भी देने दीजिएगा सर। आंसर दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, 28 Feb 1928 को सर साइंटिस्ट सीवी रमन को नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। 28 फरवरी 29 को 1929 1930 को 1930 को 28 फरवरी को उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छा चलो बताओ भाई। हाँ, उन्होंने खोज की थी। अच्छा, कैसे पता है कि उसी दिन खोज की थी? क्योंकि ये बहुत लंबा, ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये अभी मिल गया। तो प्रभाव है खोज की, मतलब क्या खोज की भाई? वो तो एक लंबी प्रक्रिया चली होगी, कई वर्षों से उनका रिसर्च चला होगा, और कई वर्षों के बाद उनको थोड़ा सा कुछ मिला होगा, फिर थोड़ा सा कुछ और मिला होगा, फिर थोड़ा सा कुछ और मिला होगा। तो 28 फरवरी को क्या मिला? कहीं से भी उत्तर आ सकता है। देखिए इधर से हाथ उठा हुआ है। हेलो सर, पहले तो सादर प्रणाम आपको। सर, सीवी रमन सर ने उस दिन प्रेजेंट किया था अपने रमन इफेक्ट को। किसके सामने? सर, प्रोफेसर कहाँ प्रेजेंट किया था? किसी मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस में? चलो और गेस कीजिए। गूगल करो। आप कुछ करें? चलो भाई अगले स्लाइड पे चलो। ये 28 फरवरी 1928 को उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखबार वालों के सामने उन्होंने इस बात को रखा था कि एक नए किस्म का रेडिएशन हमने अपनी प्रयोगशाला के अंदर में प्राप्त किया है, और वो उसमें क्या खासियत है और नया है और है, इसको उन्होंने 28 फरवरी 1928 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सामने में उसकी घोषणा की थी।
और ये जो आप साइड में लंबी लंबी पट्टिका देख रहे हैं, ये अगले दिन 29 फरवरी को अखबार में जो छपा था उसकी प्रति है ये, उसकी कॉपी है ये। अखबार की रिपोर्ट है जो 29 फरवरी के न्यूज़पेपर में छपी थी, जिसको 28 फरवरी को रमन साहब ने 1928 में अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें बताया था। इसके पहले, कुछ समय पहले, यानी एक आध महीने पहले, उनको इस प्रभाव के बारे में बहुत सारी चीजें मिल गई थी लेबोरेटरी के अंदर में, और उसको उन्होंने जो एक विज्ञान जगत की सबसे प्रतिष्ठित जो जर्नल है नेचर, उसमें एक लेटर के रूप में, छोटे से लेटर के रूप में उन्होंने भेजा था, और वो भी उस नेचर के अंदर में बाद में छपा। लेकिन उसके छपने के पहले और उसके भेजने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसकी सार्वजनिक घोषणा की थी कि इस प्रकार की एक नया वेरिएशन हमें मिला है। वो 28 फरवरी का दिन है जिस दिन कि उन्होंने पब्लिकली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सामने में इसकी घोषणा की थी। तो उस दिन को हम लोग उसकी वर्षगांठ मनाते हैं। हाँ, आगे बढ़े और आइए देखिए नीचे में एक, पीछे आ जाइए। ये नीचे में एक जो लिंक है, ये आप जब भी कहेंगे, जिसके भी साथ कहेंगे, मैं इस पूरी पीपीटी को शेयर कर दूंगा। ये लिंक जो है, इस पर आप जाएंगे तो आपको ये डिटेल्स जो मैं अभी बता रहा हूँ वो वहां पर आपको मिलेंगे। मैंने वही से ध्यान किया है इसको। हाँ, आगे बढ़ेंगे। ये उनका सेटअप है। मुख्य रूप से ये क्या है, रमन प्रभाव है क्या? तो अगर बहुत आप 8वीं 10वीं क्लास के बच्चों को भी समझा सकते हैं। ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आज की तारीख में आप 8वीं 10वीं 9वीं के बच्चों को समझा सकें। तो हमारे भारतवर्ष के सभी जो स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उन सबका ये अधिकार बनता है कि वो जाने कि वो है क्या रमन प्रभाव, जिसके लिए इतना सारा हंगामा बरपा है। तो देखें, जो सूरज की रोशनी है उससे उन्होंने प्रयोग किया था, सनलाइट, और एक टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके, जिसका ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा सा लेंस था, उसके सारे वो डेटा बता दूंगा, कितने मिलीमीटर का उसका व्यास था और कितना उसका यह था। एक टेलीस्कोप लेकर के, जिसमें 2 लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपात, और उससे उन्होंने उतनी सारी धूप को कंसंट्रेट किया थोड़ी दूर तक, और फिर उसके आगे एक और 5 सेंटीमीटर एक वो लगाया, छोटा लेंस लगाया, और उसको और छोटे में कंसंट्रेट किया। उनको बहुत इंटेंस बीम चाहिए थी। तो वो इंटेंस बीम के लिए तो हम लेजर से करते हैं सारा काम, लेकिन उन्होंने सनलाइट लेकर के और एक बहुत बड़े से एरिया की सनलाइट को एक छोटे से में कंसंट्रेट किया, बहुत इंटेंस बीम व्हाइट लाइट की प्राप्त की, और एक वायलेट कलर का फिल्टर लगाया हुआ। फिल्टर मतलब क्या, जैसे अपनी पन्नी होती है ना, लाल पीली चमकीली पन्नी होती है ट्रांसपेरेंट, तो उससे जो रोशनी निकलती है उसी रंग वाली रोशनी आगे निकलती है, बाकी सब एक दौर बनती है। उसी का थोड़ा और परिष्कृत रूप है। वायलेट आगे निकलेगा और बाकी सब जो है वो रुक जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने वायलेट फिल्टर लेकर के प्राप्त किया, और वो इंटेंस वायलेट बीम को उन्होंने एक लिक्विड के ऊपर, टोल्यून के ऊपर, और अन्य बहुत सारे लिक्विड्स उन्होंने इस्तेमाल किए। तो एक लिक्विड के ऊपर डाला, एक बॉटल के अंदर में एक लिक्विड है, द्रव पदार्थ, ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, और कोई उसके अंदर में कोई अशुद्धि नहीं है। उन्होंने पूरी केमिस्ट्री करके, उसका डिस्टिलेशन करके, ये वो करके शुद्ध लिक्विड प्राप्त किया, ट्रांसपेरेंट, क्लीन, शीशे के बर्तन के अंदर में, और ये वायलेट बीम उसके ऊपर डालते हैं। और इसके बाद दूसरी तरफ, एक तरफ से अगर लाइट ला रहे हैं तो दूसरी तरफ, ताकि स्कैटर्ड लाइट मिले उनको। जो मेन बीम है वो तो आगे चली जाएगी, लेकिन जो स्कैटर हो रही है वही इधर उधर जाएगी। तो वो उन्होंने दूसरी तरफ उसको कलेक्ट किया, और वहां पर देखिए ग्रीन फिल्टर लगाया है उन्होंने। जो काला काला जो देख रहे हैं वो ग्रीन फिल्टर उन्होंने लगाया। वो ग्रीन को अलाउ करेगा, बाकी को अलाउ नहीं करेगा। अब देखिए, जो शुरू वाली जो लाइट है,
शुरू वाली सनलाइट से जो चल रही है, और फिर एक फिल्टर है, उसने पास किया है और ग्रीन को रोक लिया है, और पूरी तरह से रोक लिया है ये जानने के लिए वहीं पे ग्रीन फिल्टर लगा दिया वायलेट के बाद, और कुछ भी नहीं निकला। अगर 2 फिल्टर अगर में लगा दिए तो कुछ भी नहीं निकला। इसने केवल वायलेट जला दिया, सारा ग्रीन पहले वाले में ही रुक गया, और दूसरा वाले के पास तो पास करेगा। तो यानी पहले कर लिया कि जो हम लिक्विड के ऊपर डाल रहे हैं रोशनी, उसमें ग्रीन भी नहीं है, लेकिन लिक्विड से होकर जो आ रहा है वो वायलेट आ रहा है। वायलेट तो आ ही रहा है, ढेर सारा वायलेट आ रहा है, उस वायलेट को रोक दिया ग्रीन फिल्टर से, और तब देखा कि ग्रीन निकल करके आ रहा है। तो ग्रीन पैदा कहां से हो गया? ग्रीन पैदा कहां से हो गया? क्योंकि लिक्विड के ऊपर तो ग्रीन हमने डाला ही नहीं था। लिक्विड पे तो केवल वायलेट डाला था, क्योंकि वो वायलेट फिल्टर है, उसने हर दूसरे रंगों को रोक लिया था, केवल वायलेट अलाउ किया। यही है रमन का प्रभाव कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उस पर जब लाइट पड़ती है तो इस अलग किस्म की स्कैटरिंग होती है। हमारा आकाश नीला होता है, वो भी स्कैटरिंग के कारण होता है, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो स्कैटरिंग अलग प्रकार की है। अच्छा, तो एक देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट पे जाइए तो। हाँ, ये जो भी मैंने बताया वो है व्हाइट करके ग्रीन लाइट है, तो नई किस्म की स्कैटरिंग है। और पढ़िए। हाँ, अब ये प्रश्न है, नीले आसमान में नीला कहां है? नीला जब हम कहते हैं आसमान नीला है, तो जो नीला रंग में दिख रहा है वो कहां से आ रहा है? नीला रंग कौन बना रहा है? नहीं, पानी में नीला बनता है क्या? वो नीला जो मुझे दिखता है, वो नीली रोशनी जो मेरी आंखों में आती है, जिससे मुझे वो नीला नजर आता है, वो नीली रोशनी पानी बनाता है क्या? उसकी मैन्युफैक्चरिंग पानी में होती है क्या? व्हाइट बीम में सर 7 कंपोनेंट होते हैं। हाँ जी। जो ब्लू कलर होता है वो स्कैटर होता है आसमान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कहां से नीला आ रहा है? वो शुरू से नीला था। वो जो व्हाइट कलर आ रही है सन से, जो सूरज से जो रोशनी आ रही है, वो व्हाइट लाइट है, उसमें ब्लू भी था। वही ब्लू उस जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वेपर के हो, वाटर के हो, जलवाष्प हो, या अपने ऑक्सीजन नाइट्रोजन के हो, वायुमंडल में जो गैसें हैं उसमें हो, कार्बन डाइऑक्साइड से, उसी से टकरा करके वही वाला ब्लू आ रहा है, वहां मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। लेकिन रमन वाला जो ग्रीन है वो ओरिजिनल बीम से नहीं आ रहा है, वो उस लिक्विड के अंदर में मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसीलिए ये नए किस्म का रेडिएशन है, नई किस्म की स्कैटरिंग है, इसको रमन स्कैटरिंग कहते हैं। जो आसमान नीला होता है उसको रैले की स्कैटरिंग कहा जाता है, वो रैले की स्कैटरिंग कहलाती है, रैले स्कैटरिंग, और ये रमन स्कैटरिंग कहलाती है। यहाँ जो नया वेवलेंथ है, जो नया कलर है, वो उस लिक्विड से होकर के, लिक्विड से निकल रहा है, वहां उसकी उत्पत्ति हो रही है उस लिक्विड के अंदर। मुख्य रूप से ये रमन का भाव है कि जब लाइट पड़ती है और लिक्विड में वो जाती है, अवशोषित नहीं होती है, उस लाइट का वेवलेंथ बदलता है, उस लाइट का कलर बदलता है। एक और तरीका है जिसमें कि जो मटेरियल है उस पर लाइट पड़ती है तो एक रंग की लाइट पड़ती है, दूसरा रंग की लाइट निकलती है। अगर आपने कभी आपके हाथ पड़ा हो तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो प्रिज्म होते हैं, आपकी यूजी लैब के अंदर में अभी हमने देखा प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग है, तो वहां प्रिज्म रखते होंगे। तो बहुत सारे प्रिज्म ऐसे होते हैं कि आप उसको पकड़िए हाथ से और ग्रीन लेजर उसमें डालिए और साइड से देखिए तो अंदर में, जो आपको प्रिज्म के अंदर में लाल रंग की बीम दिखाई पड़ेगी। इधर से ग्रीन जा रही है और प्रिज्म के अंदर में जाकर के उसकी स्कैटरिंग होकर के जो इधर उधर दिखाई पड़ रहा है आपको लाल दिखेगा। हाँ, वो डिफरेंट कलर है, वो ग्रीन के अंदर में लाल नहीं था, वो भी वही मैन्युफैक्चर हुआ, लेकिन उसको कहते हैं फ्लोरोसेंस। तो वो रमन ये भी नहीं है, क्योंकि फ्लोरोसेंस में क्या होता है कि जो एक फिजिक्स के अंदर लाइट की प्रॉपर्टीज में एक चीज आती है पोलराइजेशन।
एक ऐसे शीट होते हैं, इस प्रकार के प्लास्टिक शीट्स होते हैं कि वो बताते हैं कि उस लाइट में दिशा क्या है। उस प्रकाश आगे तो बढ़ रहा है, एक तो दिशा प्रकाश के चलने की है, दूसरी दिशा है कि प्रकाश की अपनी भी एक दिशा होती है जिसको हम लोग ट्रांसफर कहते हैं, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो पोलराइजेशन कहलाता है। उसकी अपनी फील्ड की दिशा क्या है। तो जो फ्लोरोसेंस की बात कर रहा हूं, शीशे में इस प्रकार के कण होते हैं प्रिज्म के, किसी प्रिज्म में, सभी में नहीं होते हैं, कि वो जब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर अपनी लाइट देते हैं तो दूसरे कलर की देते हैं, लेकिन उसमें पोलराइजेशन का कोई संबंध नहीं होता है। जो इंसिडेंट वाला पोलराइजेशन है, उसकी जो दिशा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो दूसरी रंग की निकल रही है उसकी जो दिशा है, उन दोनों में कोई संबंध नहीं होता है। रमन वाले में वो पक्का संबंध है, तो वो भी नहीं है, फ्लोरोसेंस भी नहीं है। इसलिए उसको नए किस्म का रेडिएशन नाम दिया उन्होंने, न्यू रेडिएशन, और भविष्य में उसको बाद में लोगों ने रमन स्कैटरिंग कहना शुरू किया। तो ये है वो रिसर्च। कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत सारा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा ये करना पड़ेगा, आप उसको समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। पॉपुलर वर्जन बहुत आसान है इसका। हाँ भाई, प्रोड्यूस करो टेक्नोलॉजी को, ये सोच थी, केंद्र में ये बिंदु था उनका इसको स्थापित करने के। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा। तो अब चूंकि विज्ञान भारती भी इसके आयोजनों में है, और विज्ञान भारती का एक बड़ा एजेंडा है कि अपने प्राचीन भारत में भी विज्ञान की बड़ी गरिमामयी परंपरा रही है, और भारतवर्ष के लोगों को नहीं पता है, अधिकांश लोगों को नहीं पता है, स्कूल के विद्यार्थियों को नहीं पता है। तो उसका विज्ञान कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक की परंपरा वो भी है। तो एक दो स्लाइड उसकी भी चले। ये न्याय वैशेषिका कुछ कोट्स हैं। ये न्याय वैशेषिका जो है एक दर्शन है और एक वैशेषिका दर्शन है। अपने अच्छे दर्शन कहे जाते हैं भारतवर्ष के अंदर में, उनमें से, लेकिन दोनों में इतना इंटरलिंकिंग है कि थोड़े समय के बाद एक ही दर्शन हो गया, उसको न्याय वैशेषिका दर्शन कहते हैं। पूरी तरह मटेरियलिस्टिक है, वो पूरी तरह मटेरियलिस्टिक है। वैसे तो अपने भारतवर्ष में अध्यात्म और विज्ञान हमेशा साथ साथ चले हैं, हमेशा साथ साथ चले, लेकिन इसका न्याय वैशेषिका का जो सारा फोकस है वो मटेरियल साइंस के ऊपर है, वो स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर ऑलमोस्ट नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन पूरा वो मटेरियल साइंस, मैटर के ऊपर है। और उसमें से प्रकाश के बारे में, जो कि रमन इफेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, साइंस डे का ये लेक्चर चल रहा है, तो वो प्रकाश वाला ही मैंने उठाया है। तो उसके आप देखिए क्या क्या उन्होंने बताया। प्रशस्त, ये बहुत बड़े फिलोसोफर कह सकते हैं इनको, और इनका जो काल है वो कुछ 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास का है। और आप देखिए अभी जितना न्यूटन से और गैलीलियो से और जितना भी आप पढ़ते हैं, मैक्सवेल वगैरह सब पढ़ते हैं, ये सब 17वीं शताब्दी से ही शुरू होता है मामला है। उसके पहले यूरोप के अंदर में और कोई विज्ञान का ऐसा कुछ वर्णन मुझे तो पता नहीं है कि कुछ होता होगा। और ये 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम। और लाइट के बारे में जो उनका है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ये बड़ा बहस है, ये बहुत लंबी बहस चली है ये, कि लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स का वेव्स है। और इसमें बहुत बड़े न्यूटन से लेकर के और बहुत सारे इस डिबेट के अंदर में इन्वॉल्व रहे हैं, और 100 साल तक इसका फैसला नहीं हुआ है। 100 साल के बाद ही आइंस्टीन आने के बाद इसका फैसला हुआ है। और वो मेरा जैसे होता है ना, जब दो लड़ते हैं तो तीसरा बीच बचाव करता है, तुम भी ठीक समझौता कर दो। तो आइंस्टाइन ने वही किया, तुम भी ठीक, प्रकाश जो है तो पार्टिकल्स भी है, प्रकाश वेव भी है, लड़ाई। और रमन का जो प्रभाव है वो भी पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल नेचर को ही आगे जाकर स्थापित करता है। सीवी रमन का जो रमन स्कैटरिंग है वो भी उसकी जब फर्दर एनालिसिस करेंगे तो उसके पार्टिकल नेचर को ही वो स्थापित करता है पार्टिकल नेचर। यहां देखिए, लाइट इज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, कोई अणु परमाणु नहीं होते उसके। न्याय वैशेषिका में अणु परमाणुओं की बड़ी बात की गई है। मैटर के सबसे छोटे जो होते हैं उनको परमाणु, फिर परमाणुओं से मिल करके अणु, 2 परमाणु मिलते हैं, 3 परमाणु मिलते हैं, उसकी बड़ी चर्चा है।
और इसके बारे में कहा गया है कि इसके अणु परमाणु नहीं होते, फिर भी ये पार्टिकल्स हैं। सोचिएगा आज की जो हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं उसके साथ में कैसा कैसा इसका तारतम्य है। गोइंग इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सोर्स, ये पार्टिकल्स हैं। सोर्स से न्यूटन की यही भाषा थी, न्यूटन की यही भाषा थी। हालांकि अणु परमाणु नहीं है ये न्यूटन को नहीं पता था, न्यूटन उसको अणु परमाणु ही मानते थे। उसके पार्टिकल्स हैं, उनमें मास है, मटेरियल पार्टिकल्स हैं। सोर्स से स्ट्रेट लाइन में चलते हैं विद अनकंसीवेबल स्पीड्स, बहुत ज्यादा स्पीड से चलते हैं। और कैपेबिलिटी ऑफ लाइट इन पासिंग थ्रू द इंटर एटॉमिक स्पेसेस। कुछ चीजें ट्रांसपेरेंट क्यों होती हैं, कुछ चीजों से होके आर पार क्यों दिखाई देता है, खिड़की के शीशे में से आर पार क्यों दिखाई देता है, दीवार के आर नहीं दिखाई देता है। तो कहते हैं जो इंटर एटॉमिक स्पेस है, अगर मटेरियल ऐसा है, उसकी रचना ऐसी है कि उस इंटर एटॉमिक स्पेसेस में से होकर के आगे तक रास्ता है, तो वो चीज ट्रांसपेरेंट होती है क्योंकि लाइट उसमें से होकर निकल जाती है। और जिसमें बेतरतीब है वो तो लाइट में बाहर नहीं निकलती है। 7वीं शताब्दी के शब्द सुनिएगा, 7वीं शताब्दी के शब्द। तो अपने यहाँ किस प्रकार की रिफ्लेक्शन कही गई है कि एटॉमिक सरफेस से वो टकरा करके वापस लौटते हैं। तो अपने यहाँ एक बहुत जबरदस्त परंपरा इसकी विज्ञान की रही है। तो इसकी एक झलक ये है, और बहुत सारी चीजें हैं, पूरा लेक्चर हो, बहुत अलग अलग चीजों पर एक लेक्चर हो सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन हमारा जो इतिहास है विज्ञान का, बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुरानी परंपरा है। स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र सोच, ये केंद्र बिंदु में हमारे रहा है, आज भी है। जितना हम स्वतंत्र सोच विकसित अपनी करेंगे उतना हमारा विज्ञान जो है वो आगे बढ़ेगा। तो धन्यवाद बहुत बहुत सभी को, नमस्कार।